नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। विधानसभा का चुनाव है और सबका अपना अपना दाव है, क्योंकि सत्ता के सिंहासन पर हर कोई बैठना चाहता है। जयपुर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक मरुधरा में जीत के लिए मंथन तेज और तरीके तरीके के जतन भी किए जा रहे हैं। चुनावी समर का ही असर है कि इन दिनों राजस्थान की सियासी हलचल कुछ और ही कह रही है। बीजेपी ने पहले बाजी मारते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन सियासी दांवपेच के बीच राजस्थान के लिए लगता है कुछ उलझन है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। सर्वे हो रहे हैं, स्थानीय नेताओं की राय ली जा रही है, दावेदार भी सामने आ रहे हैं, यात्राएं चल रही है, यानी टिकट पर जमकर माथापच्ची चल रही है। अब पहले किसकी लिस्ट जारी होगी, किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। टिकट के कौन कितना निकट है, आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी हैं और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। कुछ ही देर में बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आरसी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लिस्ट जारी की कुछ नामों की, लेकिन इंतजार राजस्थान को लेकर है। कांग्रेस को लेकर भी जब लिस्ट की बात की जाती है तो कहना यही था कि दूसरे सप्ताह सितंबर में हमारी सूची आ जाएगी। फिलहाल कांग्रेस का मंथन कहां तक पहुंचा, कितना और इंतजार और इस बार की रणनीति क्या रहेगी टिकट वितरण को लेकर? श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे जो नेता हैं उन्होंने लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि जो प्रत्याशी जीता हो, जो जनता की आवाज़ हो, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज़ हो, वही हमारा प्रत्याशी के तौर पे व्यक्ति रहेगा। ये हमारी रणनीति का सबसे प्रमुख हिस्सा है। हमारी प्रदेश चुनाव समिति के जो सदस्य हैं, जिन्हें जिलों के इंचार्ज बनाए गए हैं, जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे लगातार संवाद करके और वहाँ के चुने हुए जो स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं उनसे संवाद करके हम एक पैनल तैयार करने की पूरी प्रक्रिया बना रहे हैं, जिसके अंदर प्रदेश चुनाव समिति के जो जिले के इंचार्ज हैं, जब ये पूरी प्रदेश चुनाव समिति बैठेगी तब पूरा एक 3 सदस्यों का जो पैनल है वो बना के केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष भेजेगी, जिसके अंदर हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं। लगातार आप देख रहे हैं, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हो, उनके सदस्य हों, वो आके लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। इस चुनाव को एक बड़ी गंभीरता के साथ में लिया जा रहा है। ये जो नाम आ रहे हैं उसके साथ में जो हमारे अलग अलग सर्वेज हैं जो इस तरह किए जा रहे हैं, उनके साथ में समायोजन किया जा रहा है कि किस प्रकार से वो निकल के आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए जो प्रत्याशी का जो चयन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके अंदर जनता की आवाज़ पहली प्राथमिकता है। जो आपने जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी का कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में घोषित कर देती है और राजस्थान में नहीं कर पाती, तो निश्चित रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही हम सुनते हैं कि जहां उम्मीद नहीं वहां पे उम्मीदवार नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने बिखरे हुए कुनबे को समेटने के लिए लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता रही, भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ण बहुमत में लेके आई, फिर 163 का आंकड़ा भी उन्होंने छुआ। आज वो 4 अलग अलग दिशाओं से 4 घोड़े दौड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं उन पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो उनका अपना एक अंदरूनी मामला है। लेकिन राजस्थान के लिए जो एक विपक्ष की भूमिका के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को चुना था, वो 4.5 साल तक जनता की अदालत से नदारद रहे, जनता के मुद्दों पे और वैश्विक महामारी और लंपी जैसी बीमारी में भी जनता के बीच में नजर नहीं आए। आज वो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, किसके लिए? सत्ता प्राप्त करने के लिए। लोकतंत्र के अंदर 5 साल बाद में चुनाव होता है, जनता की अदालत में जाना होता है और जनता ही अपना नेता चुनती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो जनता के बीच में जा रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार उनकी खाली कुर्सियां बयां कर रही हैं कि परिवर्तन राजस्थान में रिवाज बदलने का होने वाला है। चलिए, आप कह रहे हैं कि इस बार की तस्वीर अलग होगी, जो हर बार 5 साल की तस्वीर बदलती है वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। संदीप चौधरी जी भी मैं साथ ही। संदीप जी, राजस्थान को लेकर हलचल तो तेज है, उम्मीदवार भी बहुत ज्यादा है, माने दावेदारी पेश करने वालों की भी लंबी कतार है, लेकिन इंतजार यहाँ पर लिस्ट को लेकर है। क्या नजर आता है राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारी के मद्देनजर कब तक लिस्ट आ सकती है और किसकी पहले आ सकती है? क्या कहता है आपका आकलन? श्वेता जी, लिस्ट किसकी पहले आएगी ये तो कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि दोनों पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं
और कई बार लिस्ट पहले आने के कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। दूसरी पार्टी किसी भी तरीके से कैंडिडेट के साथ में सेटलमेंट कर लेती है और कई लोग पार्टी बदल जाते हैं। तो अभी देखना होगा कौन अपने इतने वफादार लोग हैं किनका नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स के नाम पहले से डिक्लेयर नहीं किए जाते, लेकिन राजस्थान में पैच फंसा हुआ है। जो सर्वे भी निकल के आ रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा कांग्रेस की सरकार वहां पे रिपीट हो सकती है जैसे अभी मेरे साथी कह रहे थे, और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को ये फीडबैक मिल रहा है कि आप यहाँ पे वापसी कर सकते हैं या अशोक गहलोत का या कांग्रेस का यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों की जो है वो हड्डी गले में फंसी हुई है बुरे तरीके से, और पूरे सोच समझ के साथ में राजनीति हो रही है, कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है और फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं। आपने देखा हाल ही में एक कांग्रेस की बड़ी नेता रही, उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये चीजें लगातार अभी राजस्थान में चल रही हैं और आगे देखने को मिलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। चलिए ठीक है, बीजेपी नेता विकास बारट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है विकास जी आपका। लेकिन सवाल योगेश जी आपसे रहेगा, दोनों तरफ से देखिए तैयारियां जारी हैं, मंथन भी किया जा रहा है। सबसे अहम रोल होता है टिकट वितरण को लेकर, क्योंकि एक गलत कैंडिडेट को टिकट देना और अपने हाथ से एक सीट का जाना, और ये कई बार देखने को मिला, और इसलिए इस पर सबसे ज्यादा एक्सरसाइज पार्टी करती है कि हमने किस सीट से किसे टिकट दे और जो कि जिताऊ कैंडिडेट हो। बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात की जाए, दोनों में ही के पास कुछ ऐसी सीट्स होती है जिसपे उनका तय होता है कैंडिडेट भी और तय होती है जीत भी, ऐसा वो मानकर चलते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों की मंथन क्या कह रहा है, कितने सीटों में रिसर्च हो चुकी है और कब तक नजर आता है आपको कि लिस्ट आ सकती है? देखिए श्वेता, कांग्रेस के अंदर लगभग 50 से 55 सीटों पर रिसर्च हो चुकी है, मंथन हो गया स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर। उनमें से अधिकांश सीटें वो भी है जो कहा जा सकता है आरक्षित वर्ग होता है, SC ST तबका जिसको आरक्षित होती है सीटें, उन सीटों पर विशेष तौर पर जो कांग्रेस का परंपरागत जो कहा जा सकता है सीटें कही जाती है। और बीजेपी के अंदर तकरीबन 65 सीटों पर मंथन हो गया टॉप लीडरशिप के बीच, और ख़ास तौर से चाहे वो पश्चिमी राजस्थान की सीटें हों, नहरी क्षेत्र की सीटें हों, इन पर बीजेपी के अंदर फोकस और मंथन हो चुका है। कब घोषित करेंगी पार्टी, इसमें मुझे लगता है कि जिस तरह MP और छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तय समय पर सीटें घोषित की है और समय से पहले की है, तो कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में भी एक लिस्ट लाने की और तैयार बैठी है। मुझे लगता है सितंबर में। योगेश जी की छत्तीसगढ़ MP से इतर राजस्थान की तस्वीर बिल्कुल अलग है, आप उसी लिहाज से तो राजस्थान को देख ही नहीं सकते। देखिए 25 तारीख के आसपास या 24 के आसपास बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक राजस्थान को लेकर बुलाने की चर्चा है, तो निश्चित तौर पर इस बैठक में एक लिस्ट फाइनल हो जाएगी, वो हमारे सामने आ सकती है। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का राजस्थान का दौरा प्रस्तावित है, उस दौरे के बाद कांग्रेस के अंदर भी एक सूची लगभग तैयार है, जैसा हम पहले संकेत भी दे चुके हैं। जो बड़े नेता हैं जहाँ पर किसी तरह का विवाद नहीं है, और कुछ ऐसी सीटें जो कठिन है कांग्रेस की और जो पिछले कई चुनावों से कांग्रेस हार रही है, 5 बार से 6 बार से 4 बार से, उन सीटों में भी कुछ सीटों पर कांग्रेस समय से पहले उम्मीदवार घोषित कर देगी। सितंबर का कांग्रेस ने दावा किया था और बीजेपी ने कोई दावा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने सितंबर का दावा किया था। तो ऐसे में लगता है कि कांग्रेस को सितंबर या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कोई सूची कांग्रेस के सामने आ सकती है। लेकिन CWC की बैठक है तेलंगाना में, हैदराबाद में, उसके बाद ही मुझे लगता है CWC में भी ये चीज़ तय हो जाएगी कि कब क्या करना है, क्योंकि वो कांग्रेस की सर्वोच्च बॉडी है जो फैसले करती किस तरह से कांग्रेस को आगे चलाना है, और जहाँ चुनावी राज्य है वहाँ किस तरह से कब टिकट वितरण को लेकर फैसला करना है। गौरव गोगोई राजस्थान में काफ़ी मशक्क़त कर चुके हैं, जो कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, और वहीं कांग्रेस के अंदर भी जो चुनाव समिति है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, वो भी बन चुकी है मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में, भारतीय जनता पार्टी में पहले से बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अब काउंट डाउन में है श्वेता, और सितंबर के बाद का महीना भी अभी बाकी है, और अक्टूबर का महीना की जो शुरुआत में हमें लिस्ट देखने को मिलेगी।
ठीक है, विकास बारट जी भी हमारे साथ है, बीजेपी नेता है। विकास जी, स्वागत है आपका। क्योंकि टिकट को लेकर इंतजार है, और अगर बीजेपी की बात करें तो ऐसे जानकारी मिली कि 60 से 65 सीट है जिस पर मंथन हो चुका है कैंडिडेट को लेकर। सूची कभी भी आ सकती है, कितने भी नाम की आ सकती है, लेकिन दो चीजें हैं जिस पर फोकस साथ साथ बीजेपी का चल रहा है। एक तरफ परिवर्तन यात्रा है, तो दूसरी तरफ टिकट को लेकर ही, उम्मीदवारों को लेकर ही यहाँ पर रिसर्च भी जारी है। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, क्या बीजेपी जिस रणनीति से काम करती है वही जारी रहेगी, या इस बार कुछ अलग कर रही है, शायद इसलिए इस एक्सरसाइज में वक्त भी लग रहा है? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूर्णतया, जैसा कि आपने हमेशा से देखा है, एक मैकेनिज्म और एक सिस्टम और पूर्णतया लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, जिसके अंदर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश, सभी स्तरों के ऊपर जो है वो कार्यकर्ताओं का फीडबैक बारी बारी से लिया गया है। पार्टी ने जो स्क्रीनिंग कमेटी ने भी जो सर्वे करवाए हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स पार्टी ने मद्देनजर रखी है। और अभी पूरा जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, पूरे राजस्थान में चारों दिशाओं से परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं, और उसको लेके सभी नेता रोज आम सभाएं, जनसभाएं करने में व्यस्त हैं। बाकी साथ साथ टिकटों के ऊपर भी जो आवश्यक कार्रवाई है वो पार्टी का फोरम कर चुका है और कर रहे हैं, और जल्द ही परिवर्तन यात्राओं के पूर्ण होते होते आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे नाम जो हैं उनको टिकट के लिए आगे किया जाएगा। इस बार क्या बीजेपी की रणनीति कुछ अलग है कैंडिडेट्स को लेकर? वो समय आने पर ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्रहलाद जोशी ने काफी एक्सरसाइज की है जी, केंद्र के भी नेता सभी एक काफ़ी मशक्कत और काफ़ी मेहनत और संगठनिक रूप से जितना भी हो सकता है सारा तैयारियों के साथ। सवाल आपसे कि क्या कठिन सीटों पर बीजेपी पहले उम्मीदवार घोषित करेगी, ऐसी चर्चा है? देखिए, राजस्थान में इस बार कठिन कहने के लिए योगेश जी कोई सीट बची नहीं है। अभी जिस प्रकार का परिदृश्य देखने को मिल रहा है, उस परिदृश्य में सारी ही सीटें, लगभग हर तरफ से रुझान यही आ रहा है कि 3/4 बहुमत से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से जीत रही है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, ये श्वेता जी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम लोग, क्योंकि बीजेपी भी जानते हैं उसके कुछ ऐसे सीटें जहां से वो जीत के नहीं आ पाई है दशकों से, तो ऐसे में वो सीट तो कठिन की श्रेणी में आएगी। देखिए, मैं बताता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है श्वेता जी कि हमारे नेता जो है वो रथों के माध्यम से एक एक गांव, एक एक नुक्कड़ तक गए हैं और वहां पर सभाएं करी है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी की तरह नहीं, जो हेलीकॉप्टर से सीधे गए हैं और कहीं रोड से गए भी हैं तो वहां मोदी मोदी हो गया है। तो हम लोग तो धरती पर चलने वाले लोग हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। तो ये राजस्थान की जनता का फीडबैक है। और आप देखिए, एक एक परिवर्तन यात्रा की 10-10 सभाएं औसतन रोज हो रही हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। और ये सब वही लोग हैं जो इस कुशासन से पूर्णतः त्रस्त हैं और उन्होंने ठान लिया है। आपने कहा कि जमीनी स्तर पर चलने वाले लोग हैं, और जो मौजूदा सरकार है, कांग्रेस सरकार, वो जो योजनाएं ला रही है वो भी जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट कर रही है, ताकि हर गरीब को उसका हक मिल सके और जो योजनाएं उसका लाभ मिल सके। ऐसे में टक्कर तो इस बार आसान नहीं होगी। राजस्थान बड़ा समझदार प्रदेश है। यहाँ की जनता जो है वो हमेशा समझदारी से निर्णय लेती है। सब जानते हैं कि इनकी योजनाओं का समय इन्होंने क्या तय किया है। चुनाव के महज 3 महीने 4 महीने पहले जो वादे इन्होंने करे थे कर्ज माफी का, वो नहीं हुआ। जो वादे इन्होंने करे थे युवाओं को रोजगार का, वो नहीं हुआ। जो इनफैक्ट युवाओं को रोजगार की जगह मिला क्या? पेपर लीक। अगर इन्होंने प्रशासन को उन्नत करने का वादा किया था, मिला क्या? महिलाओं के बलात्कार के मामले में देश में पहला स्थान। यानी मिला कुछ नहीं 5 साल जनता को। 5 साल में जनता ठगी गई है। और महज आप देख रही हैं श्वेता जी, सरकार की तरफ से कभी इधर नाकामा निकम्मा, इन्हीं में सरकार उलझ के ये चीजें हैं और इससे जनता त्रस्त है। आरसी जी, इसी पर जवाब। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का तमाम जो दावे कर रहे हैं वो दावे इनके होते रहे। 2018 का चुनाव भी हमें याद है। 2018 के चुनाव में भी जब 163 भारतीय जनता पार्टी की सीटें होती थी और अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और उन्होंने कहा था ये अंगद का पांव है, 180 सीट लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़े आंकड़ों के साथ में उतरने का प्रयास करती है, लेकिन राजस्थान की जनता के शौर्य और स्वाभिमान को जो चुनौती देती है, लोकतंत्र पे जो प्रहार करने का प्रयास करती है अपने अहंकार के माध्यम से, राजस्थान की जनता उस अहंकार को चूर चूर कर देती है। यही भारतीय जनता पार्टी आज परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। पूछे इनसे 4.5 साल तक कहां थे? भारतीय जनता पार्टी के साथ में पहली बार ऐसा हुआ जो प्रतिपक्ष के तौर पे विधायक चुने गए थे वो उपचुनाव के अंदर कम हो गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक विधायक अगर दूसरे नेता पे भ्रष्टाचार के अगर आरोप लगाता है तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले नेता को बाहर निकाल दिया जाता है। यह सिलसिला हमने पहले भी देखा था जब इनकी सरकार थी, जब लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और अब उन्हें पार्टी के अंदर जो कमेटियां बनी उन कमेटियों में उन्हें स्थान दिया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो अपने आंतरिक कलह से जूझ रही है। 4 दिशाओं में नहीं 12 दिशाओं में भारतीय
जनता पार्टी के नेता है वो मुख्यमंत्री का दिव्य सपन लेके दौड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता की अदालत में जाए तब पता चलेगा। अनूप गढ़ की घटना सबने देखी थी, मीडिया के साथियों ने पूछा 12 प्रत्याशी हैं यहाँ पे और 1200 आदमी नहीं है, और इनके केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय सांसद हैं, वो प्रेस वार्ता को छोड़ के भाग गए। इसलिए इनकी परिवर्तन यात्राओं में जो टिकटार्थी है उन्हें दबाव बनाया जाता है कि आप भीड़ लेके आइए, आप भीड़ लेके आइए, लेकिन भीड़ जुट नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी के पास में। इसी पर एक जवाब फिर सबसे पहले तो जो मेरे मित्र कांग्रेस के हैं, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एजी, ओजी, 2G, जीजाजी वाली पार्टी के प्रवक्ता यहाँ भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे हैं। आज तक रोता रो रहे हो, आज तक रो रहे हो। 2014 में आप इन्हीं आरोपों के माध्यम से आए थे, 15 लाख रुपए प्रति खाते में देने के लिए कह के आए थे। 9 साल के अंदर संस्कार आपके होंगे, तो झूठ और जुमले यहाँ पे बताने के लिए हम आपको संस्कारों का परिचय मत दीजिए। एक परिवार की चाटुकारिता करते हुए, एक परिवार के तलवे चाटने में व्यस्त रहे आप लोग। कम से कम अपनी भाषा का संयम रखिए, आपके संस्कारों का परिचय मत दीजिए, आपके संस्कारों का परिचय मत दीजिए। आपके जो हल्के संस्कार है, ये इटली वाली भाषा यहाँ मत बोलिए, ये भारत है, ये इटली से आई भाषा मत बोलिए। संस्कार का परिचय मत दीजिए, विपक्ष के तौर पर बीजेपी की भूमिका आपके संस्कारों का परिचय ना दें। विकास जी एक लाइन में बस आप इस पर रिप्लाई मैंने इनको बोलने दिया, मैं आशा करता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत परिपक्वता है तो मुझे मेरा अवसर दें। वो सुन रहे हैं। आज की बात करते हैं ना हम, क्योंकि 5 साल बीत चुका है, अब चुनाव सामने है। रही बात 2018 के चुनाव की, श्वेता जी, तो आपको भी पता है लगभग 50,000 बूथ राजस्थान में 3 वोटों का अंतर महज 1,70,000 वोटों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार जो है वो राजस्थान में नहीं बन पाई। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। एक शिक्षक सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ था जिसमें इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। वहां मुख्यमंत्री जी ने खुद पूछा कि क्या ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं, और शिक्षकों ने एक आवाज में, वो वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आपके चैनल ने भी दिखाया था, एक आवाज में कहा कि हाँ पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, और इसलिए आपको लगता है कि ये सब हुआ है और इसलिए बीजेपी विधायकों को कहा कि तुमने पैसे लिए हैं, अपने विधायकों को कहा कि तुम लोगों ने पैसे लिए, लौटा दो। इनको शर्म आनी चाहिए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। एक मिनट योगेश जी, एक चीज, ठीक है, दोनों तरफ से भ्रष्टाचार और बहुत सारे मुद्दे जिनको लेकर सवाल भी उठ रहे, आरोप भी लगा रहे, और ऐसा लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कि कांग्रेस की वापसी हो रही, बीजेपी को लगता है कांग्रेस की सरकार जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं, ठीक है, लेकिन योगेश जी जमानत पे चल रहे युवराज की पार्टी में आप कहां भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं? तुम्हारे जमाने अपने संस्कारों का परिचय मत दो। भारत की भाषा बोलो, उसे कहा कि आपको क्या लग गया? भाषा यही नहीं चलेगी, भारत की भाषा, ये इंडिया की भाषा नहीं चलेगी, तुम्हारे रंग बदलते हुए क्रिकेट की वाली भाषा। एक मिनट विकास जी, एक मिनट संस्कारों का परिचय मत दो। सबसे धनी पार्टी, संस्कारों का परिचय मत दो। एक मिनट आरसी जी, एक मिनट आपने अपनी बात रखी। योगेश जी, सवाल एक है, ठीक है, दोनों पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ज्योति मिर्धा का बीजेपी में जाना कांग्रेस से और कैलाश मेघवाल का निलंबन का जो एक्शन हुआ है, इसके बाद क्या लगता है? क्योंकि अब जब टिकट की सूची आएगी तो उसके बाद भी क्या ऐसी तस्वीर है? क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जो अंदर खानी चर्चा हो रही है, पार्टी बदल सकते हैं, टिकट नहीं मिली तो दूसरी पार्टी पे जा सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं। क्या लगता है कि ऐसी तस्वीर और ऐसे कुछ बड़े नाम आ सकते हैं? श्वेता, 15 से 20 ऐसे चेहरे कांग्रेस के पास भी जो बीजेपी से आने को तैयार है, उनकी भी एक सूची कांग्रेस के पास है, समय आने पर वो भी आएंगे, और बीजेपी के पास भी एक सूची है। लेकिन मेरा तो सवाल अभी आरसी चौधरी से यही है कि इनका टिकट कब होगा? ये भी इनका भी दावेदारी है, इनका भी नाम है कांग्रेस की, ये भी टिकट मांग रहे हैं, तो हम तो इनके भी टिकट के, ये खुद कितने निकट हैं। योगेश जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जनता और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तय करेगा और संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसका हम बखूबी निर्वहन करते रहेंगे। हमारे लिए लड़ाई है वैचारिक, हमारे लिए लड़ाई है नफरत के खिलाफ में लड़ना, आर्थिक असमानता के खिलाफ में लड़ना, देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी, तमाम चुनौतियों के खिलाफ। सवाल है, एक बड़ा फैक्टर काम करता है इस चुनाव में। क्या लगता है आपको, G20 के बाद जो एक आभा मंडल नरेंद्र मोदी का बना है और हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी के नाम के कुछ परसेंटेज ऑफ वोट तय हो गए, तो क्या किस तरह का मुकाबला उस वोट बैंक से होगा? आरसी चौधरी जी। योगेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि G20 का जो ग्रुप का फॉर्मेशन है वो मोदी जी के बनने से बहुत पहले बन गया था और 2043 के अंदर पुणे भारत है उसकी मेजबानी करेगा। ये लगातार एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लगातार चर्चाएं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक इमेज मेकओवर का काम किया, जबकि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पे काम करना चाहिए था, उसका चाहे लोगो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल तक का लेके गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक वो जो मंडप है वो भी नहीं बना पाई। पूरे देश के अंदर जो भारत की छवि खराब हुई, उसके लिए हमको शर्मसार होना पड़ता है कि वो पानी तक रोक नहीं पाए जो छोटी सी बूंदाबांदी के बीच में उस मंडप में बह गया।
ठीक है, लेकिन संदीप चौधरी जी, G20 का क्योंकि जिक्र हुआ और उसके बाद की तस्वीर भी हमने देखने को मिली, किस तरह से स्वागत हुआ और 2 दिनों तक किस तरह की तस्वीर देखने को मिली कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया, क्योंकि भारत ने मेजबानी की है, उसकी अलग तस्वीर है। क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? विधानसभा की अगर हम बात कर ले, राजस्थान की, छत्तीसगढ़, MP, से G20 का मामला है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की राजनीति में इस तरीके के इवेंट से कोई वोट प्रभावित हो सकता है। तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, चूंकि विधानसभा चुनाव रहेंगे तो विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो इतिहास रहा है, वो और 5 साल में सत्ता बदलने का रहा है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ये चीजें आपने देखी, हिमाचल में भी ब्रेक हुआ, ये आपने उत्तराखंड में भी देखा। एक जगह बीजेपी ने दोबारा सरकार बना दी, एक जगह कांग्रेस की सरकार बनी, और कर्नाटक में आप देख लीजिए क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में इसके पहले देख लीजिए वहां पे बीजेपी को हटाया गया। तो कहीं ना कहीं अगर विधानसभा चुनाव का मामला देखते हैं पिछले कुछ चुनावों से, तो कांग्रेस भारी पड़ी है और कांग्रेस दावा कर रही है कि वो राजस्थान में रिपीट करेगी। और ऐसा अनुमान है, जो विशेषज्ञ बैठ के बात करते हैं श्वेता जी, उसमें ये चीज निकल के आती है कि पिछले 5 साल में अगर कांग्रेस की हम अंदरूनी लड़ाई छोड़ दें तो कोई भी विरोध, कोई भी बड़ा प्रदर्शन आपको राजस्थान के अंदर सरकार के खिलाफ या गहलोत जी के खिलाफ दिखाई नहीं दिया है। तो इस चीज को कांग्रेस लेकर के आगे बढ़ रही है और जनता के लिए क्या लेकर विकास जी, इसी पर जवाब, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है और नजर भी आया, ये विपक्ष के तौर पर जो नजर आना चाहिए भूमिका, उतनी मजबूती से राजस्थान में नजर नहीं आई। और अचानक इलेक्शन के 6 महीने पहले अगर यात्राएं निकाले, 2-3 अगर आप प्रदर्शन कर दे रहे, तो आपको लगता है कि इससे जनता प्रभावित हो जाएगी और जनता को लगेगा कि नहीं, सरकार यही बननी चाहिए? मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं श्वेता जी, जब बारी बारी भारतीय जनता पार्टी ने हर एक इनकी जो इस प्रकार की दमनकारी नीतियां रही, उनका हर पुरजोर हर जगह विरोध किया है। रही बात, अभी ये कह रहे थे, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, G20 सम्मेलन से जो इनको समस्या है उन्होंने खुद स्वीकार करी। मेन मुद्दा इनका ये था, G20 सम्मेलन तो फिर होगा, और जगह भी हुआ होगा, समस्या एक ही है कि भारत की इमेज बिल्डिंग क्यों हुई। क्योंकि इनके यहाँ तो पहले रिवाज हुआ करता था कि विदेशी प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी और उनको बच्चों को सपेरे बुला के दिखाया करते थे कि ये देखो हमारा पुअर इंडियन, ये सपेरे हमारे यहाँ सांप जो है इनको नचाते हैं इंडियन। आज वो इंडिया अपने पैरों पर खड़ा हुआ, आज वो इंडिया ऐसा जहां पर वॉशिंगटन डीसी से नई दिल्ली की कंपैरिजन करी जा रही थी, वो इमेज से इनको आपत्ति है। ये नहीं चाहते कि इस देश की इमेज बने, इमेज बने तो एक परिवार मात्र। राजनीतिक तौर पर बात करें और जब विधानसभा चुनाव यानी स्टेट वाइज जब इलेक्शन की बात की जाती है, तो एक तो कितना इंपैक्ट इन चीजों का पड़ता है वो भी मायने रखता है, लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, स्थानीय जो पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ने वाली है, जिनके हाथ में कमान सौंपने वाली जनता, उस पर भी तो जनता ध्यान देगी। योगेश जी, अब जबकि मुद्दों को लेकर बात की जाती है, अगर जिस तरह से जिक्र भी किया राजनीतिक विश्लेषक संदीप जी ने भी, कि क्या वाकई में अगर अंदरूनी लड़ाई जो कुछ हुआ, जिस घटनाक्रम से कांग्रेस गुजरी है, उसको अगर दरकिनार किया जाए तो वाकई में योजनाएं और काम उसको ध्यान में रखेगी जनता, या इस बात को भी जहर में रखेगी कि सरकार में क्या कुछ चला महीनों तक और उसके बाद क्या हम फिर से उन्हीं के हाथ में कमान सौंपेंगे? देखिए, ये पूरा चुनाव राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम भारतीय जनता पार्टी का है, बीजेपी का फेस नरेंद्र मोदी है राजस्थान के और इन तमाम हिंदी पट्टी के राज्यों में। नरेंद्र मोदी से मुकाबले करने के लिए कांग्रेस की जो रणनीति है वो क्या होगी, कितनी परिपक्व होगी, क्योंकि बात जब तक टिकट काटने के लेवल पर नहीं जाएगी बड़े बड़े चेहरों को या बड़ी संख्या में उन विधायकों के जिनकी एंटी इनकम्बेंसी है। ये कांग्रेस के अंदर सर्वे में भी आया है कि मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर एमएलएज को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। तो क्या टिकट कट पाएंगे, क्या काटे जा सकेंगे? अगर नहीं काटे जा सकेंगे तो फिर कैसे सरकार को लाया जा सकेगा? ये कई सवाल, यक्ष प्रश्न है और ये कांग्रेस इस बारे में मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है। अभी DK शिव कुमार आए थे, वो भी पूरा कांग्रेस की राजस्थान की राजनीति का फीडबैक लेकर गए हैं और नजदीक राहुल गांधी के। कर्नाटक की रणनीति को भी ध्यान में रखा जाएगा राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव में। कर्नाटक मॉडल पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है राजस्थान में। ये जिस तरह DK शिव कुमार भी इसीलिए आए थे और अभी जो एक्सरसाइज चल रही है वो कर्नाटक मॉडल के आसपास ही चल रही है। और अभी सुनील कालुनुगो जो कि उस समय कर्नाटक के इलेक्शन के समय कांग्रेस के थिंक टैंक थे, वो भी लगातार यहाँ राजस्थान आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जो आभामंडल है, प्रभाव है, वो कांग्रेस के लिए चुनौती है इस हिंदी पट्टी में विशेष तौर पर। कर्नाटक या दूसरे अलग राज्यों की कहानी कुछ और हो सकती है, लेकिन हिंदी पट्टी के चुनाव में
एक बड़ा वर्ग है जो केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करता है, तो वो वोट बैंक को कैसे कांग्रेस अपने पक्ष में लेकर जाएगी, ये बड़ी चुनौती रहेगी। और 25 सितंबर से तो मुख्यमंत्री भी इसमें लगेंगे, जिस तरह से यात्रा हालांकि अभी बीजेपी की निकल रही है, लेकिन अब लोगों तक पहुंचेंगे, आम जन तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, दांव सबके अपने अपने हैं, चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए कैंडिडेट चाहिए, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, और उसी को लेकर मंथन लगातार जारी है कि ऐसा कैंडिडेट हम इस सीट से उतारे जो जीत कर आए, और ये कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। कई सीट तय होती है जहां से लगता है कि हमारी सीट तो ये निकलेगी, लेकिन ऐसी सीट जहां पर माथापच्ची करना है, जहां से कभी जीत नहीं मिल पाई है, वहां पर कैसे जिताऊ कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए। कई ऐसे चेहरे हैं जिनके टिकट काटना जरूरी है अगर आपको जीतना है, लेकिन क्या टिकट काटने के बाद भी वो पार्टी के साथ रहते हैं, और इसलिए बहुत सारी एक्सरसाइज है जो दोनों पार्टियां कर रही हैं, इसलिए इंतजार भी बढ़ रहा है सूची को लेकर। दावा कांग्रेस का सितंबर में सूची लाने का है। अब देखते हैं कि सितंबर के एंड तक क्या वाकई में पहली सूची कांग्रेस लेकर आते हैं, या बीजेपी जिस तरह से 60-65 सीटों पर मंथन कर चुकी है उसका रिजल्ट सामने आता है सूची के तौर पर। इंतजार रहेगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।